मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। क्या जहाज पायलट की गलती से गिरते हैं और लंदन से इस्लामाबाद सिर्फ 7 घंटे में? तो ये आज की दो खबरें हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया में अभी रिसेंटली एक जहाज गिरा है पिछले महीने, जिसमें 260 के करीब मुसाफिर, एक आई थिंक वही सरवाइव कर सके और बाकी 260 के करीब जो मुसाफिर है वो वफात पा गए क्रैश के अंदर। सो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि वजह क्या थी कि वो जहाज गिरा। अच्छा, इसमें ये जो ब्लैक बॉक्स होता है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जो कॉकपिट वगैरह में पायलट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, इसी तरीके से बाकी भी टेक्निकल फीचर्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली उसका मेन पर्पस ये होता है कि ये जो पायलट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और जब कोई इशू होता है तो ये क्या जो एसओपीज जो उनकी ट्रेनिंग में उनको पढ़ाए जाते हैं, क्या उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, और ये डिस्कशन किस किस्म की करते हैं। सो जो पहला एक निकल के आई है इन्वेस्टिगेशन से इंडियन एयरलाइनर की, वो ये है कि एक पायलट दूसरे पायलट से जो चला रहा है और जो साथ में बैठा है उससे पूछ रहा है कि यार तुमने ये फ्यूल को कट ऑफ क्यों कर दिया? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया। लेकिन अब ये बात कही जा रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो काफ़ी नामी ग्रामी पेपर है यूएसए का, वहाँ से ये बात आ रही है कि वो उसी पायलट ने किया था और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं किया। सो इस किस्म की डिस्कशन हो रही है। डेफिनेटली ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग्स है वो ना सिर्फ इंडिया में होंगी बल्कि अमेरिका के अंदर भी होंगी। बोइंग तो खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा होता है। सो ये डिबेट बहुत अरसे से चल रही है कि ये जो किस वजह से जहाज़ गिरा या सर्टन जहाज़ क्यों गिरा, और ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये 2 से 3 साल भी लग जाते हैं और फिर भी फाइनलिटी नहीं आती। मैं पाकिस्तान में कोई 2020 में एक जो जहाज़ गिरा था उसका जब रिव्यू में सिंध हाई कोर्ट में गए थे तो सिंध हाई कोर्ट ने वो जो फाइनल रिपोर्ट थी उसने देख के कहा था कि इसके ऊपर तो कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। सो हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा रिव्यू किया है जो पाकिस्तान में 2010 से 2020 तक डिफरेंट जहाज जो गिरे थे, जिसमें 2 पीआईए के, एक एयर ब्लू का और एक भोजा एयर का है। तो वो हमने उसका जब हमने किया तो उसमें मेन जो डोमिनेंट फैक्टर है वो पायलट का एरर कहा जा रहा है। पहले 2010 की तरफ जाते हैं। एयर ब्लू इसकी फ़्लाइट थी A321, ये मार्गला हिल इस्लामाबाद में जाके गिरी थी। जो इस्लामाबाद रहने वाले उनको तो बिल्कुल याद होगा। और इसमें 152 मुसाफिर जो है वो हलाक हुए थे और ये फ़्लाइट जो है कराची से इस्लामाबाद आ रही थी। तो इसमें जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं कि जो पायलट है उसने इग्नोर किया था कि यार ये जो ट्रेन है या ये जो इलाका है ये तब्दील हो रहा है। और उसके बाद जो पायलट था वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था और जो फर्स्ट ऑफिसर है उसकी कोई बातें शातें ज़्यादा वो नहीं कर रहा था। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी उनको प्रॉपरली गाइड करने में नाकाम रहा था। उस दिन वेदर काफ़ी ख़राब था और उसने जाके मार्गला हिल को जाके हिट किया था। सो प्राइमरी कॉज अगेन इसमें पायलट एरर था और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो कोऑर्डिनेशन में वहाँ पे कुछ लैक कर रहा था। जो दूसरा जहाज था वो भोजा एयर का था 2012 का और ये बोइंग था 737 और ये इस्लामाबाद के पास गिरा था और इसमें 127 के करीब मुसाफिर थे जो तमाम के तमाम हलाक हो गए थे। ये पुराना जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है उससे पिछली साइड पे कोई थंडर स्टॉर्म था जिसके अंदर ये जहाज़ फंसा और इसमें ये गिर गया था। इसकी भी जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसमें जो बताया गया फाइनल रिपोर्ट में कि जो क्रू था यानी पायलट और दूसरे, उनके पास मुनासिब ट्रेनिंग उनकी नहीं थी कि इस किस्म की जो वेदर कंडीशन है जो कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उसको उसके अंदर जहाज़ को किस तरीके से मैनेज किया जाए। और इसी तरीके से जो ऑटो पायलट है उसको भी काफ़ी जल्दी डिसंगेज कर दिया गया था। और जो ये विंड थी उसके अंदर जो पायलट है वो कंट्रोल करने में नाकाम रहा था। ओवरऑल जो इसके एनालिसिस है उसमें कैप्टन का बताया गया था कि उस पैनिक उसने
किया था, और जो को पायलट है उसने भी कुछ यहाँ पे एरर की थी। सो इसका भी ये जो था पायलट एरर इस्टेब्लिश किया गया था, और इन एडिक्वेट ट्रेनिंग के ये फैक्टर किए गए थे। और जो कंट्रीब्यूटिंग थे वो ऑपरेटर्स फेलियर टू इंश्योर क्रू कॉम्पिटेंसी। सो ये हमने रिपोर्ट्स जो हैं अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको मिल रही होती हैं। जो ब्यूरो ऑफ सेफ्टी है पाकिस्तान के अंदर, एयर सेफ्टी का ब्यूरो है जो इन्वेस्टिगेट करता है, उसने ये रिपोर्ट्स वगैरह की हैं, इन्वेस्टिगेशन की, और फाइनल रिपोर्ट्स हैं जो आपको मुख्तलिफ जगहों से मिल जाती है, वही हम लोग देख रहे थे। फिर एक क्रैश हुआ जो 2016 दिसंबर में, और ये ATR का हुआ था, PIA फ्लाइट PK 661 का, और ये आ रही थी चित्राल टू इस्लामाबाद। और इसमें बहुत मशहूर जो है आलमदीन, बाद में हुए पहले सिंगर थे जुनैद जमशेद, और उनकी मिसेस, उनका भी इसमें इंतकाल हुआ था। और इसमें जो टोटल डेथ थी वो 47 लोगों की हुई थी। ATR को समझा जाता है छोटा जहाज़ होता है, लेकिन ये जो है सेफ समझा जाता है क्योंकि ये फ्लोट कर लेता है। और ये जो गिलगित या चित्राल या स्कर्दू की तरफ जो ये फ्लाइट्स जाती है वो मोस्टली ATR की जाती हैं। यहाँ पे भी जो फॉल्ट बताया गया था, प्राइमरी फॉल्ट जो है वो मैकेनिकल फेलियर था, और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में PIA की पुअर मेंटेनेंस रैकेट था। हालांकि ऑब्जर्वेशंस पायलट्स के हवाले से भी थी कि उनको भी कोई मैनेज करना नहीं आया जब ये फॉल्ट उसके अंदर डेवलप हुआ, और एक पहाड़ी के साथ टकरा के ये जो जहाज़ है वो क्रैश हुआ। फिर जो सबसे मशहूर मारूफ मतलब ये है कि बहुत इसके ऊपर डिबेट हुई, ये क्रैश हुआ था PIA फ्लाइट PK 8303, ये 22 मई 2020 को, ये आई थिंक आखिरी क्रैश है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ था अभी तक का, जो आखिरी क्रैश है। इसमें जो एयरक्राफ्ट था वो एयर बस थी, और इसमें 97 लोगों की वफात हुई थी, और 2 लोग इसमें बच गए थे। एक तो वो जो प्रेसिडेंट हैं बैंक ऑफ पंजाब के, काफ़ी नाउन उनकी किताब भी आ गई है एक। और ये जो था ये कराची एयरपोर्ट के पास एक रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे ये गिरा था। और इसके जो फॉल्ट थे ये इसमें पायलट का एरर कहा गया है, और क्रू की डिस्ट्रैक्शन वगैरह थी, वो इसको मैनेज नहीं कर सके थे जो, तो इसकी वजह से गिरा था। तो कोई भी एक काज नहीं होता, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सो इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता कि इसकी वजह से ही है। जो पायलट्स होते हैं उनके काफ़ी साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किए जाते हैं, और फिर जो भी फैक्टर्स होते हैं उसमें सेफ्टी गाइडलाइंस को और या रेगुलेटरी गाइडलाइंस को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया जाता है। सो ये ब्लैक बॉक्स का बड़ा इसमें रोल होता है कि पायलट कर क्या रहे होते हैं आखिर टाइम तक, और वो क्या वजह क्या हुई है, पायलट क्यों नहीं ये मैनेज कर सका, और फिर जो वो लैप्स होते हैं उससे ये फिर जो सेफ्टी गाइडलाइंस को हैं इनको फिर जो है इसको स्ट्रिंजेंट किया जाता है और इनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सो कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है, पायलट का एरर है, उस ह्यूमन गलती है, या कुछ और है। वैसे अगर देखा जाए तो कहीं कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी होता है कि पायलट ह्यूमन एरर जो है उसकी गलती है, उसकी वजह से जो कंपनी है वो अपने जहाज़ बेच सकती है। अगर वो कंपनी के जहाज़ का अगर एरर आए तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो उसकी सेल वगैरह है या उसकी मार्केट है उसके ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट होता है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, 5 साल बाद पाकिस्तान की से डायरेक्ट फ़्लाइट यूके जाने की इजाज़त मिल गई है। डायरेक्ट फ़्लाइट यूके में जाने का मतलब ये है कि 7 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे में इस्लामाबाद से बैठे डायरेक्ट आप जो है लंदन में उतर सकते हैं, मैनचेस्टर उतर सकते हैं, बर्मिंघम उतर सकते हैं। सो सपोज आज सुबह 9 बजे यहाँ से बैठते हैं तो, और आप अगर 5 घंटे जो लंदन का टाइम है वो हमसे पीछे है, तो आप 1-2 बजे तक वहाँ पे उतरते हो और दिन की रोशनी में आप अपने घर चले जाते हैं। सो जेट लैग से आप बच सकते हैं। और दूसरा जो आपकी बचत होती है वो दुबई, दोहा
अबू धाबी, इन एयरपोर्टों से भी बचत हो जाती है। या अगर आप टर्किश एयर से जा रहे हैं तो इस्तांबुल के एयरपोर्ट वगैरह से या टर्किश एयरपोर्ट से आपकी बचत हो जाती है। वहाँ पे 4, 5, 6 घंटे, ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, जो ट्रांजिट के अंदर जो आपको टाइम मिलता है, सिक्योरिटी वगैरह और एक्स्ट्रा ख़र्चा जो आपने वहाँ पे खाने के ऊपर करना होता है, या जब आप जाते हैं तो शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है। वैसे भी जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं वहाँ पे अब इन एयरपोर्टों की कोई अट्रैक्शन रही नहीं है। सो 4, 5 घंटे का जो वो सफ़र है मिनिमम मैं बता रहा हूँ, वो आपका ये कम हो गया। सो बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए और वो पाकिस्तानी या वो ब्रिटिश सिटीज़न या वो इंटरनेशनल सिटीज़न जो यूके में रहते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान आना होता है, सो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी इसी किस्म की पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ये सिर्फ पीआईए का नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम एयरलाइनर्स के लिए ये परमिशन होगी है। और इसका जो है डायरेक्टली वो लाइसेंस लेंगे। ये रफली कहा जा रहा है कि 14 अगस्त के आसपास जो हैं ये फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। सो पीआईए बिकने जा रहा है, लेकिन उसकी अच्छी प्राइस मिलेगी और उम्मीद है कि वाइटैलिटी जो है उनकी वापस आएगी। दूसरे एयर ब्लू वगैरह के पास भी चांस है। ये जो सारा मसला जो शुरू हुआ था ये 2020 के अंदर शुरू हुआ था, जब पीआईए का प्लेन क्रैश हुआ था कराची में। और उसके बाद जो है उस वक्त के कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे गुलाम सरवर साहब, उसने नेशनल असम्बली के अंदर खड़े होकर ये स्टेटमेंट दी थी। पाकिस्तान के तकरीबन 840-50 पायलट्स के अंदर में से 40% के जो लाइसेंस है वो ड्यूबियस है, और अक्सर जगहों पे तो वो खुद भी नहीं बैठे। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब भाई नेशनल असम्बली इतनी बड़ी है, जब आप वहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट देंगे, कोई आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ऑफ द हेड बस आपने बात कर दी, तो उसके बाद फिर जो है बाकी दुनिया से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो वो फौरी तौर पे ये तमाम चीज़ें बंद होना शुरू होगी। और उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी जो सेफ्टी रेगुलेशंस है उनको भी अपग्रेड किया। जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसको बाइफरकेट किया, जो इन्वेस्टिगेशन का है वो बोर्ड अलहदा बनाया, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको अलहदा बनाया, सिविल एविएशन का सेटअप अलहदा बनाया, कानून लेके आया 2023 के अंदर एयर सेफ्टी का कानून, और इन्वेस्टिगेशन के किस तरह होनी है, सारी चीज़ें होनी है। ये सारा कुछ होके तो उसके बाद यहाँ पे कोई ये चीज़ आई है। सो इन ए वे पाकिस्तान जो है एयर या ये वापस आई है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए। और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ से भी। यहाँ पे टूरिज़म का भी हब बनने जा रहा है। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स गल्फ से आती हैं तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी यहाँ के पाकिस्तानी जो, यानी ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो बड़ी पॉजिटिव हो रही है। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।